हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जिंटल आयंस पर। जिंटल आयंस क्या होते हैं और किस तरह के ये क्या होते हैं, मतलब किस तरह के आयंस हैं। इनकी शुरुआत 1930 में हुई, जब जिंटल साहब जो है उन्होंने जो है ये डिस्कवर किए थे। उन्होंने देखा कि कुछ इनऑर्गेनिक स्पीसीज ऐसी हैं जो आपस में बहुत सारे मेटल मेटल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ मेटल मेटल जो बॉन्ड है वो कम, लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। समझ गए। तो जिंटल आयंस ऐसे होते हैं जो मेटल से ही मिलकर बने होते हैं। सभी मेटल्स होंगे आपस में, आई मीन मेटलॉइड हों या फिर मेटल्स हों, ठीक है ना। तो वे आपस में जो है मिली हुई होंगी, लेकिन वहां आयनिक कैरेक्टर होगा, न कि मेटल मेटल कैरेक्टर। समझ गए। तो इस तरह के आयंस को क्या कहते हैं, जिंटल आयंस कहते हैं। जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है, जिंटल। ठीक है। तो अब आते हैं जिंटल आयंस पर। तो सबसे पहले तो ये पॉलीमेरिक क्लस्टर्स होते हैं, आयनिक क्लस्टर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आयनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट आई मीन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं इन्हें बनाते हैं मोस्टली। ठीक है। ये जब एल्कलाइन या एल्कलाइन अर्थ मेटल आपस में रिएक्शन करती हैं अमोनिया में, तब जो है ये इस तरह के आयंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। दूसरी बात, इनमें कोई लेगेंड नहीं होता, इनमें कोई लेगेंड नहीं होता, इसलिए इन्हें नेक्ड आयंस भी कहते हैं। जिंटल आयंस को नेक्ड आयंस भी कहते हैं, बिकॉज इनमें कोई लेगेंड जो है वो नहीं होता। दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि ये बिल्कुल जैसे हमने बोरोन एनालॉजी, हमने आइसोलोबल एनालॉजी फॉर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन्स हमने स्टडी किया था, बिल्कुल सिमिलर बोरोन की एनालॉजी को ही ये फॉलो करते हैं। जिस तरह आपने बोरोन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था, बिल्कुल ऐसे ही इनके स्ट्रक्चर को भी हम डिटरमाइन करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मेटल्स दिए होंगे, n+2 n+4 n+6 के मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर आप इन्हें बोरोन में कन्वर्ट करके जो है बोरेन बनाकर उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा भी चाहें दूसरी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आइए सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं कि जिंटल आयंस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1930s में ये जिंटल साहब ने जो है इन्हें डिस्कवर किया था। उन्होंने एल्कलाइन और अर्थ एल्कलाइन मेटल्स की जब उन्होंने रिएक्शन अमोनिया में कराई, तो वहां कुछ स्पेशल टाइप के क्लस्टर्स बने, और उन क्लस्टर्स में मेटलॉइड कैरेक्टर कम लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज्यादा था। तो उन्होंने फिर उन्हें कैरेक्टराइज किया और उन्होंने पाया कि दे आर पॉलीमेरिक आयन and they are clusters without any ligand, so that's why they are also known as naked ions। और ये सिमिलर एनालॉजी जैसे बोरोन की थी उसे ही फॉलो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं जिंटल आयंस के, जैसे Pb5 नेगेटिव। Pb5 नेगेटिव एक जिंटल आयंस है, और इनकी किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि बहुत सारी मेटल्स है, 5 मेटल्स हैं, तो यहाँ पर जो है मेटलॉइड है ये, तो 5 जो है मेटल अभी यूज कर रहा हूं मैं, तो 5 जो है Pb है, यहाँ पर Pb एलिमेंट जो है आपस में जुड़े हुए हैं 2 नेगेटिव चार्ज को ऑक्यूपाई करते हुए। ठीक है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, किस तरह का ये फ्रेमवर्क होगा, उसे हमें डिटरमाइन करना है। तो आप जो है Pb का आइसोलोबल सर्च कर लीजिए, पहले समझ में आ गई इतनी बातें। तो Pb जो ये है वो किस फैमिली का है, ध्यान से देखिए, ये कार्बन फैमिली का है। समझ गए। तो Pb जो है, Pb हमें पता लग गया कार्बन फैमिली का है। ठीक है। तो अब क्या होगा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलोबल बना सकते हैं BH का, यानी कि जो कार्बन है वो BH का आइसोलोबल है। समझ गए, BH यूनिट का, यानी कि Pb जो है वो BH यूनिट के इक्विवेलेंट हो गई। अब इसका मतलब है कि BH5 2 नेगेटिव, राइट। तो B5H5 2 नेगेटिव बन गया, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बोरेन का, दैट इज क्लोजो। जब BnHn 2 नेगेटिव होता है तो ये क्लोजो स्ट्रक्चर होती है। सेम अब हम एग्जांपल ले लेते हैं Te6 4 नेगेटिव का। समझ गए। तो यदि हम Te को देखें तो ये किसका होता है, वैलेंस शेल इसकी कितनी होती है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स का आइसोलोबल क्या हो जाएगा, BH3, क्योंकि 3 बोरोन से आएंगे 3 H से आएंगे, तो BH3 जो है वो Te का आइसोलोबल हो जाएगा, यानी कि Te6 तो BH3 का होल 6 हो जाएगा।
और 4 पॉजिटिव हो जाएगा। अब यदि हम ध्यान से देखें तो B6 36 18 PH 18 हो गए यहाँ पर H और 4 पॉजिटिव, तो हमें क्या बनाना होता है BnHn बनाना होगा। तो यहाँ पर B6H6 रख लीजिए, तो यहाँ से कितने H निकाले 12, तो यानी कि 12 माइनस के हो गए और प्लस के 4 हो गए, तो आपके पास माइनस के 8 बचे, तो H8 हो गए, यानी कि B6H6 8 नेगेटिव हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका होता है हाइपो का। सेम ऐसे ही Bi2 नेगेटिव, तो Bi की वैलेंस शेल किसके इक्विवेलेंट होगी 7 के, समझ गए, तो सॉरी 5 के 5 के, तो इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 5 किसका आइसोलेबल हो जाएगा BH2 यूनिट का, राइट। बोरोन के 3 2 हाइड्रोजन के, तो यानी कि BH2 4 2 नेगेटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B4H8 2 नेगेटिव में। अब हमें BnHn बनाना है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे नेगेटिव की फॉर्म में, यानी कि 4 नेगेटिव ये और 2 नेगेटिव ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 4 2 6 नेगेटिव हो गए, यानी कि B4H4 6 नेगेटिव हो गया, यानी कि फॉर्मूला बन गया BnHn 6 नेगेटिव, और ये होती है स्ट्रक्चर अल्केन की, ठीक है। तो ये आपको जिंटल आयंस के बारे में मैंने आपको बताया, जिंटल आयंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंट्रैक्शन कैसा होता है, डिस्कवरी कैसे हुई और इन्हें नेक्ड क्लस्टर क्यों कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं सिंथेसिस पर, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, फिर एल्कीन एल्काइन टाइप के कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे, फिर हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे और फिर ऑर्गेनोकैटालिसिस पढ़ेंगे। इस तरह हम कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेलिक कवर कर लेंगे। आप लगातार लेक्चर को देखते रहिए, सिस्टमेटिकली लेक्चर अपलोड होते रहेंगे इस पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पर। ऑलरेडी सिस्टमेटिक लेक्चर बहुत सारे जो हैं अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।